एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आज हम एक सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। इस सैंपल पेपर में मैंने 50 क्वेश्चंस लिए हैं एंड आपके ओवरऑल सिलेबस को कवर करते हुए ये क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर बच्चों में एक बात आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, मैं ये नहीं कह रही, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ कि यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये मैं जरूर आपको कह रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस पीजी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। बीइंग अ लेक्चरर मैं तो क्या कोई भी नहीं कह सकता कि यही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन हाँ आपको गाइडेंस में देना चाह रही हूँ कि जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, आप टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इन टॉपिक्स में से किस तरह के क्वेश्चंस पीजी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बन जाते हैं। सिर्फ इसी पर्पज से मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 है, एज ए ट्री ग्रोज ओल्डर विच इंक्रीजेस मोर रैपिडली इन थिकनेस। यहाँ पर हमसे पूछा है कि जैसे जैसे ट्री ग्रो करता है, ओल्डर होता है, उसकी मोटाई में वृद्धि क्या बढ़ने के कारण होती है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें सैपवुड, कॉर्टेक्स, फ्लोएम और हार्डवुड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है, हार्डवुड, जो कि ट्री का डेड सेंट्रल वुड होती है। मैकेनिकली ये स्ट्रॉन्ग होती है, ट्री को थिकनेस देती है, ट्री की मोटाई में वृद्धि करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ फूड चेन वाज गिवन बाय। फूड चेन में 8 ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में टोटल एनर्जी का 10% ही ट्रांसफर होता है। ये नियम किसने दिया था आपको बताना है। ऑप्शन है लेटरबर, वीचमान, लिंडमान और लिंडले। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच प्लांट इज मॉस। हमको बताना है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि मॉस है। ऑप्शन है मार्केशिया, पॉलीट्राइकम, एंथोसिरोस एंड पोरेला। यहाँ पर जो हमको ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ही प्लांट्स हमारे ब्रायोफाइट्स है, लेकिन हमको पता है मॉस ऐसे ब्रायोफाइट्स होते हैं इनका लीफी गैमेटोफाइट होता है, जो कि एडवांस्ड ब्रायोफाइट्स मेंबर्स होते हैं एंड ब्रायोप्सिडा में जिनको रखा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, पॉलीट्राइकम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बायोलॉजिस्ट हु स्टडी द सीक्वेंसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द फॉसिल रिकॉर्ड्स आर। यहाँ पर हमसे पूछा है कि ऐसे बायोलॉजिस्ट, ऐसे जीव विज्ञानी क्या होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जो कि फॉसिल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म के सीक्वेंसेस को बताते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म अर्थ पर पहले इवॉल्व हुआ है, उनके ओरिजिन का ऑर्डर क्या है, इसको बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है टैक्सोनोमिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट, मीजोलॉजिस्ट और सिस्टमेटिस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। पैलेंटोलॉजी पर जो काम करते हैं उनको हम पैलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। पैलेंटोलॉजी एक विज्ञान है जिसमें अर्थ की लाइफ हिस्ट्री की स्टडी की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फंगस विदाउट माइसीलियम इज। बिना माइसीलियम के, बिना कवक तंतु के कौन सा फंजाई है। पक्सीनिया, राइजोपस, सैक्रोमाइसिस और म्यूकर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है, सैक्रोमाइसिस, जिसको हम कॉमनली ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक सिंगल सेल्ड फंजाई होता है, इसमें माइसीलियम या कवक तंतु नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल आर फाउंड इन। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल किसमें मिलते हैं। क्विलवर्ट, लिवरवर्ट, स्टोनवर्ट और हॉर्नवर्ट। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि कारा में बनती है एंड कारा को हम कॉमनली स्टोनवर्ट के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई भारद्वाज डिस्कवर्ड। वाई भारद्वाज ने क्या खोजा था, किसकी डिस्कवरी से वाई भारद्वाज रिलेटेड है। वूलिया भारद्वाजी, नॉस्टॉक कॉम्यून, ड्रेपरनेल्डिया प्लूमोसा और ड्रेपरनेल्डियोप्सिस इंडिका। वाई भारद्वाज रिलेटेड है ड्रेपरनेल्डियोप्सिस जीनस की, इंडियन स्पीशीज की डिस्कवरी से। ड्रेपरनेल्डियोप्सिस एक ग्रीन एल्गी है एंड इसका इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस जीनस का इंपॉर्टेंस है। ये जीनस एक इवोल्यूशनरी टेंडेंसी को बताता है कि किस तरह से प्रोस्ट्रेट सिस्टम के कंपैरिजन में एल्गीज में, प्लांट्स में इरेक्ट सिस्टम है, एरियल सिस्टम है, वो मोर इलाबोरेट होते गए, मोर एडवांस्ड होते गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द जीनस ब्रायोप्सिस बिलोंग्स टू द फॉलोइंग। जीनस ब्रायोप्सिस किससे बिलोंग करता है। ब्रायोफाइटा, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा और बेसिडियोमाइसिटिस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है, ब्रायोप्सिस, जिसको कॉमनली ग्रीन सीवीड भी कहते हैं, हरा खरपतवार।
मोस्टली जो ग्रीन एल्गीज होते हैं ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, लेकिन ब्रायोप्सिस ऐसा ग्रीन एल्गी जो कि मेराइन वाटर में मिलता है। सो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, क्लोरोफाइटा। ब्रायोप्सिस को हैंडपैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा? किसने फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा को खोजा था? MOP आयंगर, फ्रिस्ट, सिंह और कुमार ने, HT कुमार ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट है, MOP आयंगर ने फ्रिस्चेला ट्यूबरोसा को डिस्कवर किया था। आयंगर साहब को हम फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय? चाय में होने वाला रेड रस्ट रोग किसके कारण होता है? ऑर्बेंकिया, पक्सीनिया, फ्रेगमीटियम और सिफेल्यूरोस। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चाय में होने वाला रेड रस्ट जो डिजीज है ये एल्गी के कारण होती है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा रस्ट है जो बेसिडोमाइसिटिस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिजीज का नाम दिया जा सकता है या फिर पैथोजन का नाम आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? हमसे यहाँ पर पूछा है कि निम्न में से किसमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या समरूपी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है? आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसमें कैमिटोफिटिक जनरेशन यानी युग्मकोद्भिद अवस्था एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन यानी बीजाणुद्भिद अवस्था, दोनों अवस्थाएं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है। दोनों अवस्थाएं मॉर्फोलॉजिकली या संरचना में समान होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा उसको हम आइसोमॉर्फिक बोलेंगे। ऑप्शन दे रखे एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स, लाइकोपोडियम एंड इक्विसिटम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एंड डी ये एलिमिनेट हो जाएंगे। ये दोनों ही टेरिडोफाइट्स है एंड टेरिडोफाइट्स में हेट्रोमॉर्फिक टाइप का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। इनका गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों ही स्ट्रक्चर में डिसिमिलर होते हैं। बात करें यूलोथ्रिक्स की तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि यूलोथ्रिक्स में हैप्लॉन्टिक टाइप का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। इसका जो स्पोरोफाइट होता है ये केवल एक डिप्लॉइड जाइगोट से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि अवस्था बहुत ही कम समय के लिए होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस में लाइफ साइकिल में दो प्लांट बॉडीज बनती हैं। एक होता है इसका गेमेटोफाइट, दूसरा होता है स्पोरोफाइट, लेकिन दोनों ही इसकी प्लांट बॉडी, दोनों ही इसकी फेजेस मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द क्लासेस इज अ हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ फंजाई whose सेक्सुअल स्टेज इज एब्सेंट और अननोन? यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो क्लासेस हमको दे रखी है उनमें से कौन सी एक क्लास है जिसमें हेट्रोजीनस फंजाई रखे गए जिनमें सेक्सुअल स्टेज या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है या उसमें अभी तक ज्ञात नहीं है। ऑप्शन दे रखे हमारे को शाइजोमाइसिटिस, चाइकोमाइसिटिस, ओमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। ड्यूटेरोमाइसिटिस के जो मेंबर्स होते हैं इनको हम इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं क्योंकि इन फंजाइस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक ज्ञात नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अर्गट डिजीज ऑफ राई इज कॉज्ड बाय सिस्टोपस, क्लेविसेप्स, एरिसाइफी और सिंकाइट्रियम। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। क्लेविसेप्स के द्वारा राई में अर्गट डिजीज हो जाती है। तो इस तरह से प्लांट पैथोलॉजी में आप इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज, उनके पैथोजन, उनका कंट्रोल मेजर, इसको भी याद करके जाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू पैरोनोस्पोरेल्स? निम्न में से कौन सा एक है जो पैरोनोस्पोरेल्स का मेंबर नहीं है, पैरोनोस्पोरेल से बिलोंग नहीं करता? ऑप्शन है सेप्रोलेजीनिया, पाइथियम, फाइटोफ्थोरा और एल्बुगो। सो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, सेप्रोलेजीनिया, जो कि सेप्रोलेजीनियल्स का मेंबर है, ये पैरोनोस्पोरेल्स का मेंबर नहीं है। सेप्रोलेजीनिया को हम कॉटन मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। इसका जो माइसीलियम होता है वो कॉटन के जैसे ग्रे व्हाइट पैचेस सा बनाता है एंड ये कॉटन में कॉटन वूल डिजीज को कॉज करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोर्डेक्स मिक्सचर इज यूज्ड एज? बोर्डेक्स मिक्सचर कैसे यूज किया जाता है? एज ए हर्बिसाइड्स, एज ए फंजीसाइड्स, एज ए कल्चर मीडिया और एज राइपनिंग एजेंट। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। बोर्डेक्स मिक्सचर पहला ऐसा केमिकल डिस्कवर हुआ था, पहला ऐसा केमिकल बनाया गया था जिसको यूज किया गया था एज ए फंजीसाइड, फंजाई को कंट्रोल करने के लिए।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। वायरस के द्वारा निम्न में से कौन सा रोग होता है ये हमको बताना है। ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लीफ रोल ऑफ पोटैटो, वाट ऑफ पोटैटो एंड लीफ ब्लॉच ऑफ पोटैटो। सो यहाँ पर चारों ही जो मैंने डिजीज दी है आपको पोटैटो की दे रखी है, लेकिन 3 डिजीज ए सी डी ऑप्शन में जो डिजीज है ये फंजाई के द्वारा होती है, केवल जो लीफ रोल डिजीज है पोटैटो की ये वायरस के द्वारा होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रस्ट डिजीजेज इज नॉट कॉज्ड बाय अ बेसिडोमाइसिटिस। यहाँ पर कौन सी ऐसी रस्ट डिजीज है जो कि बेसिडोमाइसिटिस के द्वारा नहीं होती है। ब्राउन रस्ट, येलो स्ट्राइप रस्ट, व्हाइट रस्ट एंड ब्लैक रस्ट। तो जो ऑप्शन दे रखे उसमें ऑप्शन सी राइट है। व्हाइट रस्ट एल्बुगो कैंडिडा या जिसको हम सिस्टोपस भी कहते हैं उसके द्वारा होती है, ये बेसिडोमाइसिटिस का मेंबर नहीं है। इससे पहले मैंने आपको रेड रस्ट ऑफ टी कराया था, तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पर आपको व्हाइट रस्ट की जगह रेड रस्ट भी दिया जा सकता है। रेड रस्ट एक एल्गी सिपेलुरोस के द्वारा होती है एंड व्हाइट रस्ट ये फंजाई के द्वारा होती है, लेकिन ये जो फंजाई है बेसिडोमाइसिटिस का मेंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ स्पोर्स ऑफ पक्सीनिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन इन्फेक्टेड बारबेरी लीव्स। यहाँ पर हमसे पूछा है पक्सीनिया स्पोर्स के कौन सा ऐसा प्रकार है जो कि संक्रमित बारबेरी पत्तियों पर प्रोड्यूस्ड होता है। ऑप्शन दे रखे हैं टेलुटोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, यूरिडोस्पोर्स एंड एशियोस्पोर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट है। एशियोस्पोर्स इन्फेक्टेड बारबेरी लीव्स पर बनते हैं, जबकि टेलुटोस्पोर्स एंड यूरिडोस्पोर्स ये वीट लीव पर बनते हैं एंड एस्कोस्पोर्स ये पक्सीनिया का स्पोर नहीं है। एस्कोस्पोर्स ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में बनते हैं। पक्सीनिया में 5 टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं, उनके नाम बच्चों याद करके जाने हैं, उनके बनने का ऑर्डर याद करके जाना है एंड कौन सा स्पोर्स प्राइमरी इन्फेक्शन को कॉज करता है, कौन सा स्पोर होता है जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन को कॉज करता है, ये भी आप अच्छे से याद करके जाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन वीट द अर्कट एंड फ्लैग स्मट डिजीज आर रिस्पेक्टिवली कॉज्ड बाय। हमको बताना है कि वीट में अर्कट एंड फ्लैग स्मट डिजीज किसके द्वारा होती है। ऑप्शन एरिसाइफी एंड अस्टिलिको, क्लेविसेप्स एंड टीलिटा, क्लेविसेप्स एंड यूरोसिस्टिस, पाइथियम एंड एरिसाइफी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है हमारा। क्लेविसेप्स के द्वारा अर्कट होता है एंड यूरोसिस्ट के द्वारा फ्लैग स्मट डिजीज वीट में होती है। हमारा क्वेश्चन है ट्वाट डी हेरेल फिनोमिनोन इज रिलेटेड टू। हमसे पूछा है कि ट्वाट डी हेरेल फिनोमिनोन किससे संबंधित है। पहले मैं आपको ट्वाट डी हेरेल फिनोमिनोन क्या है ये बता देती हूँ। ट्वाट डी हेरेल फिनोमिनोन इनके रिसर्चर, इनके डिस्कवरर के नाम पर है। 2 रिसर्चर थे ट्वाट एंड डी हेरेल, जिन्होंने करीब 2 शताब्दी पहले डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन के सक्सेसफुल क्लिनिकल ट्रायल्स किए थे और इन्होंने क्या देखा था कि डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन देने पर बच्चों में डिप्थीरिया की जो डेथ रेट होती है वो काफी कम हो जाती है। तो इस फिनोमिनोन को, इस नए कंसेप्ट को ट्वाट डी हेरेल कहा गया। इनके रिसर्चर, इनके डिस्कवरर के नाम पर ही इसको ही हम ट्रांसमिसिबल लिसिस ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक बैक्टीरियोफेज है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्रियोन्स। प्रियोन्स के लिए क्या सही है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है, वायरस इन्फेक्टिंग पार्टिकल्स है या प्रोटीन के सोर्स है। तो प्रियोन्स ऐसे वायरस होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए या डीएनए नहीं पाया जाता, ये सिर्फ प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स हैज बीन डेवलप्ड बाय टू आइडेंटिफाई एनी क्रोमोसोम्स। यहाँ पर हमसे पूछा है कि किसी भी क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक है जो कि डेवलप की गई है। बैलूनिंग टेक्निक, बॉन्डिंग टेक्निक, बैंडिंग टेक्निक और बैक्रोस। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। बैंडिंग टेक्निक डेवलप की गई है जिसके द्वारा हम किसी भी क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपने जी बैंडिंग पढ़ा होगा, आपने बच्चों सी बैंडिंग पढ़ा होगा। जी बैंडिंग जिसमें जिम्सा स्टेनिंग की जाती है, इसके द्वारा हम किसी भी क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड सी बैंडिंग के द्वारा हम क्रोमोसोम के हेटेरोक्रोमेटिक रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेड डेटा बुक इज कंसर्न्ड विद इट इज अ फोटोसिंथेटिक लिटरेचर अंडर रेड एंड फार रेड वेवलेंथ, pollution load generated by different industries, scientific data of confidential nature और records of threatened and endangered species। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच क्लास द येलो ग्रीन एल्गी आर प्लेस्ड। येलो ग्रीन एल्गी को किस क्लास में रखा है। जेंथोफाइसी, केमोफाइसी, मिक्सोफाइसी और क्रिप्टोफाइसी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन डबल ट्राइसोमिक विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम कंडीशन इज करेक्ट। हमको बताना है कि डबल ट्राइसोमिक के केस में क्रोमोसोम की कौन सी कंडीशन सही है। देखो ट्राइसोमिक क्या होता है, इसमें नॉर्मल क्रोमोसोम सेट के साथ में एक किसी क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है, मीन्स ट्राइसोमिक 2n+1 होते हैं। अगर हम ह्यूमन के केस में देखें तो 46 नॉर्मल +1 टोटल 47 क्रोमोसोम। ये देखा गया है कि एक एक्स्ट्रा कॉपी अगर 21 क्रोमोसोम की होती है तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ट्राइसोमिक में आप डाउन सिंड्रोम को पढ़ते हैं। लेकिन रेयर केस में क्या देखा गया कि जब किसी एक क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी के साथ में किसी दूसरे क्रोमोसोम की भी एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है तो उस केस को, उस कंडीशन को हम डबल ट्राइसोमिक कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट है। ये जो डबल ट्राइसोमिक है ये रेयरली देखने को मिलती है। कुछ वर्ष पूर्व एक बच्चा रिपोर्ट किया गया था जिसमें नॉर्मल 2n क्रोमोसोम, लेकिन एक एक्स्ट्रा कॉपी थी 21 क्रोमोसोम की, एंड इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा कॉपी एक्स क्रोमोसोम की भी है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, डाउन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, डाउन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की कंडीशन हो गई है। एंड टोटल क्रोमोसोम किस यहाँ पर हो गए 46 + 1 + 1 = 48। ठीक है, तो आपको बच्चों यहाँ पर जो ट्राइसोमिक है, टेट्रासोमिक है, मोनोसोमिक्स है, इनके कारण जो डिजीज होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। डाउन सिंड्रोम कब होगा, जब 21 क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जब एक्स क्रोमोसोम की एक्स्ट्रा कॉपी होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद करेंगे। नेक्स्ट है, within a species populations with phenotypic differences not genetic associated with some environmental conditions are called। ऐसी स्पीशीज हमको देखना है विद इन स्पीशीज, स्पीशीज के ही बीच में पॉपुलेशन का ऐसा ग्रुप जो कि फिनोटिपिकली डिफरेंसेस तो रखता है बाहर से देखने में, जिसमें हमें अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं ये जेनेटिक लेवल पर नहीं आपको दे दिया है। तो ऐसी पॉपुलेशन को, स्पीशीज के ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, जो कि डिफरेंसेस दिखा रही है केवल एनवायरमेंटल कंडीशन के कारण। इकोफिन्स होते हैं, सब स्पीशीज होते हैं, इको टाइप्स या अल्फा डाइवर्सिटी स्पीशीज। तो बच्चों अल्फा डाइवर्सिटी स्पीशीज एक अलग ही कंसेप्ट है, वो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सब स्पीशीज भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या देखना है, स्पीशीज में ही देखना है। विद इन स्पीशीज आपको दे दिया। अब आपको ये देखना है कि जो डिफरेंसेस हैं वो जेनेटिक लेवल पर नहीं है, तो इको टाइप्स भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। इको टाइप्स में जो डिफरेंसेस होते हैं वो जेनेटिक लेवल पर होते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, इकोफिन्स। स्पीशीज कंसेप्ट आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है टैक्सोनॉमी का। इसके ऊपर मैंने इससे पहले वीडियो बनाए हुए हैं, आपको प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करवा रखी, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, when a tall plant is crossed with the dwarf and in the offspring the ratio tall and dwarf remained 1:1, which of the conclusion is correct for the tall। यहाँ पर बच्चों हमसे पूछा इस स्टेटमेंट में कि हमने एक टॉल प्लांट एंड एक ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाया है, एंड ऑफस्प्रिंग में जो हमको टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट मिले हैं वो 1:1 के रेशियो में मिले हैं। तो टॉल प्लांट के लिए कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है। टॉल प्लांट हमारा हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है, ट्राइप्लॉइड है या एन्यूप्लॉइड है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एंड डी ये एलिमिनेट हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि ये इस स्टेटमेंट से रिलेट नहीं करते, ये अलग ही कंसेप्ट है। बात करें हम हेट्रोजाइगस से या होमोजाइगस से। ठीक है, तो जब भी आपको जेनेटिक्स की कोई प्रॉब्लम दे रखी होती है और आपको होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी को फाइंड आउट करना होता है, आपको यहाँ पर रेशो दे दिया जाता है ऑफस्प्रिंग का। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप हमेशा हेट्रोजाइगस कंडीशन को लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हमारा टॉल प्लांट कैसे हो जाता है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, एक डोमिनेंट एलील एंड एक रिसेसिव एलील। ड्वार्फ प्लांट में दोनों ही रिसेसिव एलील होंगे। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन होगी। यहाँ पर जो गैमीट्स बनेंगे, एक गैमीट बनेगा कैपिटल टी एलील के साथ, दूसरा गैमीट बनेगा स्मॉल टी एलील के साथ। यहाँ पर जो गैमीट्स बनेंगे सभी गैमीट्स स्मॉल टी के साथ में बनेंगे। क्रॉस करवाया हमने, कैपिटल टी का क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ में, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो प्लांट बना कैसा बना, ये टॉल होगा। ठीक है, यहाँ पर जो क्रॉस होगा स्मॉल टी गैमेट का स्मॉल टी के साथ में, स्मॉल टी दोनों रिसेसिव एलील आ गए, तो ये जो प्लांट बनेगा ड्वार्फ बनेगा।
ठीक है, तो आपको आ रहा है ना 1:1 के रेशियो में ऑफस्प्रिंग मिल रही है। क्लियर है। सो हमारा टॉल प्लांट कैसा है, ये हेटेरोजाइगस है। बच्चों जेनेटिक्स टॉपिक पर मैंने इससे पहले कई सारे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाए हुए हैं, कई वीडियोस हैं जो जेनेटिक्स टॉपिक में से हैं, उन सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कप्पा पार्टिकल्स आर ए काइंड ऑफ, कप्पा पार्टिकल्स किस प्रकार के होते हैं, ये मेटेरिकल पार्टिकल्स हैं, प्लाज्मा जीन्स हैं, पैरासाइट जीन्स हैं, या ये क्रोमोमियर्स होते हैं। सो कप्पा पार्टिकल्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन होते हैं जिनको हम प्लाज्मा जीन्स भी कहते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑन हाइब्रिडाइजेशन द हाइब्रिड प्लांट ऑफन शोज मच मोर विगर देन ईदर ऑफ द पेरेंट्स, दिस इज कॉल्ड। यहाँ पर हमको पता है कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो जो हाइब्रिड प्लांट हमको मिलता है वो अपने दोनों ही पेरेंट प्लांट से मोर विगर होता है, मीन्स बेटर क्वालिटी का होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, काइमेरा इफेक्ट, पॉलीप्लॉइडी इफेक्ट, हेटेरोप्लॉइडी, और ये हेटेरोसिस होता है। सो ऑप्शन डी राइट है। यहाँ पर हेटेरोसिस एक फिनोमिनन है जिसके अनुसार जो हाइब्रिड होते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट से बेटर क्वालिटी के होते हैं, बायोमास के रेट में, डेवलपमेंट रेट में, एंड सीड प्रोडक्शन की रेट में, फर्टिलिटी की रेट उनसे अपने दोनों पेरेंट प्लांट से बेटर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूज ऑफ कॉल्चिसिन हैज बीन वाइडली मेड इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में हम कॉल्चिसिन का यूज करेंगे, पॉलीप्लॉइड्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, फ्लावर्स और हैप्लॉइड्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। कॉल्चिसिन को अप्लाई करने पर क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है, सो पॉलीप्लॉइड्स तैयार करने में हम कॉल्चिसिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोफेज क्रोमोसोम व्हेन स्टेन्ड विद एसिटोकार्मिन और फिल्जन डाई सर्टेन रीजन्स बिकम मोर डार्क एंड इट इज कॉल्ड। जब हम क्रोमोसोम को एसिटोकार्मिन से या फिल्जन डाई से स्टेन करते हैं तो कुछ रीजन्स हमको दिखाई देते हैं जो डार्क स्टेनिंग ले लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिक रीजन, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और हेटेरोक्रोमेटिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। हेटेरोक्रोमेटिक रीजन ऐसे क्रोमोसोम के रीजन होते हैं जो कि डार्क स्टेनिंग लेते हैं, एंड यूक्रोमेटिक ये रीजन लाइट स्टेनिंग लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय रिडक्शन और डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनाएरोबिकली इन पैडी फील्ड्स और इन द र्यूमन ऑफ कैटल। कौन सी गैस बनती है कैटल्स के र्यूमन में या पैडी फील्ड में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का डीकम्पोजिशन होता है या रिडक्शन होता है एनाएरोबिक्स के द्वारा, एनाएरोबिकली कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, मार्श गैस बनेगी, लाफिंग गैस बनेगी, या CFCS बनेगा। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। मार्श गैस और मीथेन गैस बनती है ह्यूमन के कैटल्स में, पैडी फील्ड्स में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनाएरोबिकली रिडक्शन या डीकम्पोजिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल क्रॉसओवर्स इन सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स। डबल क्रॉसओवर के समय क्या इन्वॉल्व होता है, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमेटिड्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 काइस्मेटा इन सेम पेयर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स और 2 जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होती है। डबल क्रॉसओवर की कंडीशन हमको कैसी दिखाई देती है, जस्ट सपोज ये हमारा एक क्रोमोसोम हो गया एंड ये पेयर का दूसरा क्रोमोसोम है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, लेकिन डबल क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इस समय क्रोमोसोम्स हमें दिखाई कैसे देंगे वो देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एक क्रोमेटिड्स, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, पेयर का दूसरा क्रोमेटिड्स, लाइक दिस। तो यहाँ पर हमको 2 काइस्मेटा दिखाई दे रहे हैं, ये एक काइस्मेटा है और ये दूसरा काइस्मेटा है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाता है। जब डबल क्रॉसिंग ओवर होती है तो 2 काइस्मेटा बनते हैं, एंड ये जो काइस्मेटा होते हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑन क्रोमोसोम एसोसिएटेड विद इट्स मूवमेंट टू 2 पोल्स इज नोन एज। यहाँ पर हमको बताना है कि क्रोमोसोम पर मिलने वाले प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जिससे कि क्रोमोसोम्स के दोनों पोल्स पर मूवमेंट होता है क्रोमोसोम का, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीटीन होता है, काइनेटोकोर होता है, सेंट्रोसिस्ट होता है और सेंट्रियोल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। काइनेटोकोर प्रोटीन असेंबल्ड स्ट्रक्चर्स है जो कि क्रोमोसोम को माइक्रोट्यूबुल से कनेक्ट करती है, जिसके कारण क्रोमोसोम्स दोनों पोल्स पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फैकल्टेटिव पैरासाइट्स।
फैकल्टेटिव पैरासाइट्स या विकल्पी परजीवी, जिनके पास विकल्प है परजीवी होने का, उनके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसको आपने बताना है। दे नीड होस्ट प्लांट टू कंप्लीट द रिप्रोडक्टिव फेज, दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद होस्ट, they cause more severe disease than obligate parasites, or they are ordinarily saprophytes and may become parasites sometimes। अगर आपको टर्म का मीनिंग पता है, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स क्या होते हैं, तो ये जो टर्म्स है ना, ये याद होनी बहुत जरूरी है एग्जाम्पल के साथ में। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ऐसे विकल्पी परजीवी हैं जो सैप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके पास में विकल्प होता है कि ये परजीवी भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, F.W. वेंट एंड K.V. थिमान आर वेल नोन फिजियोलॉजिस्ट फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ। वेंट ने एंड थिमान ये अपने किस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं? फोटो रेस्पिरेशन, C4 साइकिल, वाटर रिलेशन और ऑक्सीजन्स। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, दोनों ने ही ऑक्सीजन से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थिग्मोनेस्टी और सिस्मोनेस्टी इज ए काइंड ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू अर्थक्वेक्स, बैट और नेस्टिक कॉम्पिटिशन बिटवीन प्लांट्स, और लीफलेट मूवमेंट इन माइमोसा पुडिका, और माइग्रेशन ऑफ फ्लोरा इन सिस्मिक बेल्ट्स। तो थिग्मोनेस्टी या सिस्मोनेस्टी नेस्टिक मूवमेंट है जो कि माइमोसा पुडिका, जिसे हम छुई मुई के पादप भी कहते हैं, उसमें दिखाई देता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेस्टिक मूवमेंट बच्चों ऐसे मूवमेंट होते हैं जो कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जो कि एक्सटर्नल जो इनको स्टिमुलस मिलता है उसके डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट करेक्ट फॉर C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स के लिए क्या सही नहीं है? हाई फोटो रेस्पिरेशन एफिशिएंसी, हाई फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन कंसंट्रेशन, एफिशिएंसी इन वेरी लो टू वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी। तो C4 प्लांट्स जो होते हैं वो मोर एफिशिएंट होते हैं, इनका हाई एफिशिएंसी होती है, फोटोसिंथेटिक रेट इनकी हाई होती है, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट भी इनका होता है, एंड ये एफिशिएंट होते हैं लो लाइट इंटेंसिटी के लिए, इसके साथ ही हाई लाइट इंटेंसिटी पर भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। सो तीनों ऑप्शन यहाँ पर C4 प्लांट्स के लिए सही है। हमको एक नोट करेक्ट बताना है। सो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही है। जो C4 प्लांट्स होते हैं इनका फोटो रेस्पिरेशन जो है वो हाई नहीं होता। C3 प्लांट्स का फोटो रेस्पिरेशन हाई होता है। C3 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी को दिखाते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोबैक्टर के द्वारा कौन सा फंक्शन होता है? फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। रिड्यूसिंग नाइट्रेट्स टू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, या फिर ये नाइट्रेट्स को रिड्यूस करते हैं मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में, या ऑक्सीडाइज करते हैं नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स को, या फिर ऑक्सीडाइज करते हैं अमोनिया को नाइट्राइट्स में। तो जो नाइट्रोबैक्टर ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं ये अमोनिया को या अमोनिया के कंपोनेंट्स को ये पहले नाइट्राइट्स में एंड देन फिर नाइट्रेट्स में ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड। निम्न में से कौन सा एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है? ऐसा अमीनो एसिड जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है। ट्रिप्टोफेन, ल्यूसीन, एलेनिन और ग्लाइसिन। सो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है, ट्रिप्टोफेन। इसके साथ ही फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन, ये तीन अमीनो एसिड ऐसे हैं जिसमें कि एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन TCA साइकिल ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में विच वन इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड फॉर्म। किस सीक्वेंस में कंपाउंड बनते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमको बताना है। तभी आप कर पाएंगे जब आपको करेक्ट ऑर्डर ध्यान है। तो इस तरह से TCA साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके मेटाबॉलिक साइकिल्स है, उनके सीक्वेंस आप याद करके जाएंगे किस सीक्वेंस में कंपाउंड्स बनते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है पायरुविक एसिड, देन साइट्रिक एसिड, देन सिस एकोनिटिक एसिड, देन आइसोसिट्रिक एसिड, देन अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, देन सक्सिनिक एसिड, देन फ्यूमेरिक एसिड, देन मैलिक एसिड एंड देन ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस दे रखा है इसी सीक्वेंस में TCA साइकिल में कंपाउंड्स बनते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट हियर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुक्रोज इन द कॉम्बिनेशन विद वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। यहाँ पर हमको बता रखा है कि सुक्रोज, इसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं, ये वाटर की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। तो कौन सा एंजाइम इस रिएक्शन को कराएगा? सुक्रोज सिंथेटेस, इन्वर्टेज, ट्रांसग्लाइकोलेज या बीटा एमाइलेज। तो यहाँ पर सुक्रोज जो कि डाइसैकेराइड है, इसका वाटर की प्रेजेंस में टूट रहा है, ठीक है, ब्रेकिंग हो रही है। तो ये रिएक्शन कौन सी हुई? हाइड्रोलाइसिस हो रहा है इसका, ठीक है। एंड हाइड्रोलाइसिस करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलाइसिस होते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है, इन्वर्टेज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दी पंजेंट फ्लेवर इन द कैबेज एंड मस्टर्ड ड्यू टू, किसके कारण होती है कैबेज में एंड सरसों में जो एक तीखी सी गंध आती है? मैग्नीशियम के कारण, कॉपर, आयरन और सल्फर। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है, सल्फर के कारण होती है। To a potted plant decapitated at the stem base and connected to a mercury manometer, there is rise in mercury column. It is due to, यहाँ पर हमसे पूछा है कि अगर हम एक पॉटेड प्लांट को डीकैपिटेटेड कर देते हैं एंड देन फिर उसको हम कनेक्ट करते हैं मर्करी मैनोमीटर से, तो हम क्या देखते हैं कि मर्करी का जो लेवल है वो बढ़ गया। किसके कारण राइज होता है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट मीन्स डीपीडी के कारण, या वाटर पंप्ड ड्यू टू रूट प्रेशर, या रूट प्रेशर के कारण वाटर ऊपर से पंपिंग हो गया है, ठीक है। इस तरह से हम पॉटेड प्लांट लेते हैं, इस तरह से जस्ट सपोज ये हमारा पॉट हो गया, यहाँ पर हमने प्लांट को डीकैपिटेट कर दिया एंड डीकैपिटेट करने के बाद में एक रबड़ का यहाँ पर छोटा सा ट्यूब लगाया एंड देन हम इसको कॉलम से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने स्टैंड से इसको कनेक्ट कर लिया। तो हम क्या देखते हैं कि जो मर्करी का लेवल होता है वो राइज हो जाता है, ठीक है। रीजन हमें बताना है, सक्शन प्रेशर ड्यू टू क्रिएशन ऑफ वैक्यूम और प्रेशर ऑफ रेस्पिरेटरी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट। तो जो मर्करी का कॉलम राइज होता है ना, वो इस रूट प्रेशर के कारण होता है, ठीक है। प्लांट का स्टेम तो हमने डीकैपिटेट कर दिया, स्टेम को यहाँ से कट कर दिया बेस से एंड ऊपर हमने इसको मर्करी कॉलम से हमने कनेक्ट कर दिया है, लेकिन रूट्स हैं प्लांट्स में अभी भी, ठीक है। सो रूट्स वाटर को एब्सॉर्ब करेंगी, रूट प्रेशर जनरेट होगा, वाटर ऊपर की ओर पंप होगा, ऊपर मर्करी का कॉलम है, इसलिए जो लेवल है वो राइज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइक्रोमीटर इज यूज टू मेजर, किसको मेजर करने के लिए साइक्रोमीटर काम में लिया जाता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव डेंसिटी, बिहेवियर्स ऑफ प्लांट्स और लीफ थिकनेस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइम जूस एट pH 3 एंड टमाटो जूस एट pH 6 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमको बता रखा है लाइम जूस जिसकी pH 3 है एंड टमाटो जूस जिसका pH 6 है। हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। लाइम जूस हैज हाफ एज मच H प्लस आयन एज दैट ऑफ टोमेटो जूस। लाइम जूस हैज ट्वाइस H प्लस आयन देन टोमेटो जूस। लाइम जूस हैज 300 टाइम्स मोर H प्लस आयन concentration और lime juice has 1000 times more H plus ion concentration than tomato juice। बच्चों बहुत सिंपल है, pH बराबर क्या होता है? माइनस log H plus ion concentration। pH 3 दे रखा है, इसका जब आप एंटी log निकालोगे तो कोई वैल्यू आएगी 10⁻³ मोलार। pH 6 की एंटी log वैल्यू आएगी 10⁻⁻6। तो आप इन दोनों वैल्यूज को देखकर आसानी से बता सकते हो कि लाइम जूस जिसका pH 3 है, इसके पास में टमाटो जूस के कंपैरिजन में 1000 टाइम्स ज्यादा H प्लस आयन प्रेजेंट है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाइडेथोट्स आर, जल रंध्र क्या होते हैं? वाटर स्टोमेटा, एक्वेटिक स्टोमेटा, गार्ड सेल्स और इंस्ट्रूमेंट टू मेजर ट्रांसपिरेशन। सो हाइडेथोट्स, इनको हम जल रंध्र भी कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि हाइडेथोट्स जो कि रिलेटेड होते हैं ग्लूटेशन से। ग्लूटेशन में हाइडेथोट्स से जो वाटर रिलीज होगा वो इम्प्योर होता है, उसमें सॉल्ट्स मिनरल भी डिसॉल्व होते हैं, जबकि स्टोमेटा के द्वारा जो वाटर रिलीज होता है जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं वो प्योर वाटर होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रेफाइट्स आर, रेफाइट्स क्या होते हैं? निडल लाइक क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट इन सम प्लांट्स, grape like a bunch of calcium carbonate crystals found in ficus leaf, the sulfur molecules in raffinose roots or all of the above। ऑप्शन सी एंड डी यहाँ पर रॉन्ग है। ग्रेप लाइक जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं उनको हम सिस्टोलिथ कहते हैं,
तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ग्रेफाइट्स निडल लाइट कैल्शियम ऑक्सीडेट के बने हुए क्रिस्टल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकरेंस ऑफ द मेडुलरी बंडल इज कॉमन इन, किसमें सामान्यतया मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं? मीन्स स्टील में जो वेस्कुलर बंडल मिलते हैं उसके अलावा जब पित्त में बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, उनको हम मेडुलरी बंडल कहते हैं। तो ये कॉमनली किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन दे रखे सर्जानिया, बोरेविया, निक्टेंथस और बीटा। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट फॉर एडोक्सा टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक? एडोक्सा टाइप ऑफ एम्ब्रियोसेक के लिए क्या सही है हमको बताना है। टेट्रास्पोरिक 4 न्यूक्लिएट, बिस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएट या मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट। कितने मेगास्पोर एम्ब्रियोसेक के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे? इसके बेसिस पर 3 मेजर कैटेगरीज हैं, मोनोस्पोरिक, बिस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। जो एडोक्सा टाइप होता है वो टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएट होता है। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर।